हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर इंजीनियर्स। तो कैसे हो दोस्तों। तो यार आज बात करने वाले हैं एक और छोटे से टॉपिक की, हम मॉडर्न फिजिक्स के ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ओके, सो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो छोटा सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं आपके एग्जाम में। तो अगर आप लिटिल बिट इसका कॉन्सेप्ट बढ़िया से प्रिपेयर करके जाओगे तो एडवांस में भी आपको ये हेल्प करने वाला है। बट मेंस के एग्जाम में इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उसके कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए और सारे क्वेश्चंस फॉर्मूले याद रखने से ही सॉल्व किए जा सकते हैं मेंस में। सिंपल। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो सबसे पहले चूंकि हम बात कर रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, तो आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, तो आपको एक चीज यहाँ पता होनी चाहिए, दैट इज क्वांटम थ्योरी, है ना। क्वांटम थ्योरी में क्या बताया गया था, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जल्दी से मैं आपसे ये डिस्कशन कर लेता हूँ, जिससे इसके कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाए। तो यार क्वांटम थ्योरी में ये बताया गया था, जो हमारे प्लैंक साहब थे, उन्होंने ये बताया था, ये एक्सप्लेन किया था कि भाई अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, ईएम रेडिएशंस, ठीक है, जो ईएम रेडिएशंस होते हैं, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट आप कह सकते हो, ये क्वांटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। रिमेंबर इट, दिस लाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। ओके, इसलिए इसको क्वांटम थ्योरी कहते हैं। दिस इज क्वांटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जो बहुत एलिमेंट्री क्वांटिटी में एग्जिस्टेंस जिसकी होती है, और उस क्वांटा को, जो ये ईएम वेव एक क्वांटा की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है फोटोन। क्या नाम दिया गया है? फोटोन। ध्यान से समझना, इसका मतलब फोटोन इज नॉट एनी फिजिकल पार्टिकल, दिस इज नॉट अ मैटर पार्टिकल। ये कोई मैटर पार्टिकल या फिजिकल पार्टिकल नहीं है, एक फिजिकल पार्टिकल की तरह आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे। दिस इज नॉट अ फिजिकल पार्टिकल, ये फोटोन है, ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। दिस इज, यू कैन से, आपने पढ़ा होगा पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप ऐसे याद रखें, क्योंकि उसने बोला है जो ईएम रेडिएशंस होती हैं वो क्वांटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसको हमने नाम दिया फोटोन। मींस फोटोन इज जस्ट अ पैकेट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज नॉट अ फिजिकल पार्टिकल। तो यहां हम बात जो करने वाले हैं यार, फोटोन की बात करने वाले हैं, क्योंकि हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे। मतलब पहले तो उसका वेव नेचर, ठीक है, दूसरा उसका पार्टिकल नेचर। ओके, दूसरा उसका पार्टिकल नेचर, समथिंग लाइक दैट, ये बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले फोटोन के बारे में जानकारी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो यार फोटोन के बारे में आपने देख लिया कि फोटोन कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब एनर्जी का एक पैकेट्स आप बोल सकते हो। और एक सिंगल फोटोन के पास उसकी जो एनर्जी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हेंस you can write h mu where h is the Planck's constant, आप सबको पता होगा बहुत क्लियरली। और इसकी फोटोन की जो एनर्जी होगी EPH, फोटोन की एनर्जी, उसको आप hc by lambda भी लिख सकते हो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है c by lambda होता है, मींस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। c का मतलब यहाँ पे आपने c क्यों लिया, क्योंकि दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज स्पीड ऑफ ईएम रेडिएशंस, है ना, जो ईएम रेडिएशंस है, स्पीड ऑफ लाइट जो आप बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इसका मतलब जो फोटोन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करता है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और चूंकि इसको एक पार्टिकल, फिजिकल पार्टिकल नहीं माना गया है, तो इसका जो रेस्ट मास है, मतलब ये कुछ प्रॉपर्टीज है, यू हैव टू रिमेंबर, तो मजा आने वाला है सीखने में कंसेप्ट। रेस्ट मास इसका 0 माना जाएगा, मतलब रेस्ट मास 0 माना जाएगा। इसका मतलब है फोटोन को आप कभी भी रेस्ट पे नहीं मान सकते, डजंट एग्जिस्ट at the position of rest, simply logic is that। okay, so ये आपको याद रखना चाहिए। और थोड़ी सी लिटिल बिट जानकारी, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है ये, ठीक है गाइस, न्यूट्रल होता है और स्ट्रेट लाइन पाथ को ये फॉलो करता है। ये कुछ बातें हैं इसके बारे में, अगर आप याद रखेंगे तो मजा आ जाने वाला है। अगर हम वेव नेचर की बात करेंगे तो वहां पे जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो फोटोन जो होते हैं वो लाइट को कैरी कर रहे होते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी बात कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी, यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, या ये फार्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, सिंपली ये आप याद रखें, ठीक है सर। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं फोटोन के, मोमेंटम की अगर आप बात करोगे तो मोमेंटम होगा इसका MV, मोमेंटम होगा इसका MV, क्योंकि ये पार्टिकल तो है नहीं फिजिकल, तो you have to take c, this is the speed of light, this is mc, okay, so this is the momentum actually। तो आप अगर इन दोनों रिलेशंस का यहाँ पे यूज करोगे दोस्तों, इसका यूज करके एक रिलेशन यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, दोनों की फॉर्म में आप यहाँ पे एनर्जी और इसकी फॉर्म में एक रिलेशन यहाँ पे बना सकते हो। तो बेसिकली ये मोमेंटम हो गया, इसका मोमेंटम आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो, एनर्जी का रिलेशन ऑलरेडी आपके पास है। इतनी बातें एटलीस्ट आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए बिफोर कि हम आगे जाए और इसके कॉन्सेप्ट को समझे। बहुत आसान क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उसकी टेंशन नहीं लेने का।
क्योंकि डायरेक्ट जो क्वेश्चंस देखे गए हैं आपके मेंस के एग्जाम में वो फॉर्मूला बेस्ड ही आए हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो इतनी बातें अगर मेरे को याद रहेंगी तो थोड़ा आसान हो जाएगा ना मेरे लिए चीजों को कैलकुलेट करना एंड ऑल, ठीक है। ओके यार, तो इतनी बातें हमारे लिए दैट इज सफिशिएंट कि हम फोटोन के बारे में इतनी बातें याद रखें। यानी अगर वेव नेचर की आप बात कर रहे हो तो ईएम जो रेडिएशंस होती है वो एक क्वांटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हमने नाम दिया फोटोन, सिंपल पैकेट ऑफ एनर्जी, सिंपल लॉजिक इज दैट। अब हम इसकी जो मेन थिंग है, मेन जानकारी है, अब हमें पता है कि हम रेडिएशंस किस तरीके से रिएक्ट करने वाली है। सपोज करो एक सोर्स है हमारे पास, एक सोर्स है एनर्जी का जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना, आप समझे इस बात को। सपोज करो एक सोर्स है जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। पहला क्वेश्चन किस टाइप से कहां से पूछा जा सकता है, लेट अस कंसीडर दिस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, और ये यहां से एनर्जी दोस्तों रेडिएट कर रहा है। ये जो आप देख सकते हो एक पॉइंट सोर्स की तरह मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट सोर्स जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। अगर ये जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है मैं इसको पर यूनिट टाइम या पर सेकंड मान लूं, पर सेकंड, तो एनर्जी पर सेकंड तो ये बन जाती है पावर, यानी जिस पावर पे एनर्जी रेडिएट कर रहा है। लेट सी कि सोर्स की जो पावर है वो P है, और P को आप लिख सकते हो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड। पर सेकंड वो कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपसे पता है क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे यहाँ पे जब ये सोर्स यहाँ से जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसमें टोटल फोटॉन्स, अगर वो n वहां से रेडिएट कर रहा है तो n फोटॉन्स को यू हैव टू कैलकुलेट। तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, आपको पता है ये जो एनर्जी है ये फोटोन की है। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है हमने अभी लिखा था h न्यू या h c बाई लैम्डा, ये एक फोटोन की एनर्जी है। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, क्लियर। अगर आप टोटल n फोटोन की एनर्जी लिखोगे तो आप लिखोगे n टाइम्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यू कैन राइट वेरी क्लियरली। और अगर पर सेकंड की आप बात कर रहे हो तो ये भी पर सेकंड लेनी पड़ेगी, ये भी आपको पर सेकंड यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, इसको पर सेकंड हम यूज करने वाले हैं, तो पर सेकंड के केस में ये पर सेकंड बनेगा, इधर भी आपको पर सेकंड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जो होगी एनर्जी पर सेकंड, ये तो बन जाती है पावर, और ये बन जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये n जो है ना, ये नंबर ऑफ फोटोन्स है, नंबर ऑफ फोटोन्स, आप ऐसे समझो दिस इज योर नंबर ऑफ फोटोन्स। आसान है ये, बस जस्ट समझा देता हूं, फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट हो जाएगा। सो ये नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आप यूज करोगे, क्योंकि एनर्जी ऑफ वन फोटोन आपको पता है hc बाय लैम्डा, हेंस यू कैन राइट n कैन बी रिटन एज p, और ये तो E है, एक फोटोन की एनर्जी है, यानी फोटोन की एनर्जी के नाम से आप लिख सकते हो। ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। याद बस ये रखना है P इज द पावर ऑफ द सोर्स, जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, पर सेकंड लेते हैं इसको, इसलिए यहां से जो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे ये भी होंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसका भी ख्याल रखेंगे पर सेकंड ही, ये पर सेकंड के हिसाब से ही निकालना होता है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। सो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो n also can be written as this is P over E की वैल्यू आपको पता है, देख सकते हो आप यहीं से E h c by lambda। तो दोस्तों h c नीचे आएगा, लैम्डा ऊपर जाएगा, तो दिस इज द फॉर्मूला। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछा भी गया होगा तो आप देख लेंगे। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, पावर गिवन होगा, और व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, इसकी यूनिट क्या लेंगे, वॉट लेंगे, क्योंकि जूल पर सेकंड वॉट बन जाएगा। अगर वॉट में दे रखे तो P की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेना। दिस इज द लैम्डा वेवलेंथ, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, गिवन होती है, टेंशन नहीं, अगर गिवन नहीं होगी तो याद भी तो होती है यार। तो यहां से आप निकाल सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट कांसेप्ट जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कूल। अब दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे और हैं जो दोस्तों यूज किए जाते हैं, इवन वो भी आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। सर क्या, ये अगर पॉइंट सोर्स है, आप खुद ही देखो, अगर ये एक पॉइंट सोर्स है और ये हर डायरेक्शन में, अपने चारों ओर हर डायरेक्शन में ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो क्लियरली अगर मैं यहाँ लिखूं एक पॉइंट सोर्स है मेरे पास, ठीक है सर, ये पॉइंट सोर्स है और इसकी हर डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएट होके जा रही है, ठीक है। और ये बहुत आसान है, मतलब इसको समझना, तो आप टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी डिस्टेंस p पे एक पॉइंट मान लूं, r डिस्टेंस, अगर उसको मान के, उस रेडियस को मान के एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूं, तो एक स्फीयर मानेंगे आप इसको, स्फीयर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आप देखो पॉइंट एक स्फीयर की तरह काम करेगा और इसकी जो रेडियस होगी वो r होगी। तो अगर मैं इसका एरिया a मान लूं, ओके, a मान लूं, तो आप क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, जो एनर्जी है, अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा इंटेंसिटी, सो दोस्तों इंटेंसिटी, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट सोर्स जो उस पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है, हम निकालते हैं उसकी पावर पर यूनिट एरिया, और पावर ऑलरेडी क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और ये बनेगा पर यूनिट एरिया। तो यू कैन राइट दिस पावर डिवाइड बाय एरिया, ये बन जाती है आपकी इंटेंसिटी, और ये ऑलरेडी है एनर्जी
पर सेकेंड। सो यू कैन सी इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी जो यहां से रेडिएट हो रही है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, उसको नाम दिया जाएगा इंटेंसिटी। ये बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए। जो एरिया आप लेंगे यहाँ पे, एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी जो पॉइंट सोर्स है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इस बात का ख्याल रखिए और ये फॉर्मूला याद रखिए, दैट्स इट। ये आपको बहुत काम आने वाला है, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की आगे बात करेंगे और एक एक क्वेश्चंस मैं आपको इस पे कराता रहूंगा जिससे थोड़ा सा एप्लीकेशन करना आपको आ जाए। ओके, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियरली बोला गया यार, आप पढ़ रहे हो उसको आराम से। उसने बोला एक लेजर लाइट है जिसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस किया जा रहा है, ओके, और उससे निकलने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स वी हैव टू कैलकुलेट। तो देख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है यार आपको उसकी जो लेजर लाइट है उसकी पावर कितनी है, आप देख सकते हो 2 मिलीवॉट। वॉट इज द यूनिट, मींस एनर्जी पर यूनिट टाइम आपकी बात कर रहा होगा। सो पावर दे दी है, लैम्डा वेवलेंथ दे दिया, और एच और सी की ऑब्वियसली वैल्यू अगर ना भी देता हमें याद है, ठीक है। तो तेरे से पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अभी हमने सीखा है कॉन्सेप्ट, वी हैव टू कैलकुलेट एन, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड वी हैव टू कैलकुलेट बेसिकली। तो देखो पी दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, एच सी। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आपने निकालना है तो पावर लिखेंगे आप और एनर्जी ऑफ फोटोन, यही होता था फॉर्मूला। और एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्ट नहीं दे रखी, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक द पावर ओवर hc बाय लैम्डा, पुट ऑल द वैल्यूज डायरेक्टली, यू विल गेट द आंसर। पावर है 2 मिली, मिली मतलब -3 लिखेंगे, लैम्डा दे रखा है 500, नैनो है मतलब -9 लिखेंगे। h की वैल्यू 6.6 into 10⁻34 है दोस्तों, into 3 into 10⁻8। देख सकते हो आप, बिल्कुल क्लियर है सारा सिनेरियो आपके सामने। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद नियर बाय 5 into 10⁻15 ये इसका आंसर आना चाहिए। इतने फोटॉन्स वहां पे होंगे लगभग। ये आप सॉल्व करके आप आइडिया लगा सकते हो। सॉल्यूशन करना है यार, जस्ट ए सिंपल कैलकुलेशन, यू जस्ट रिमेंबर इट, ओके। कैलकुलेशन बची है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, टेंशन नहीं लेने का, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से 4 मार्क्स सिक्योर करके आने वाले हो, इतना आप ध्यान रखेंगे, ओके। ओके यार, बात कर लेते हैं कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इनपे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जहां पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछेगा जो हमने डिस्कशन कर लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करके क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट पूछ सकते हैं प्रेशर या फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स के बारे में बात कर सकते हो। प्रेशर एक्साइटेड वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ओके। सो लेट्स सी, अभी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन फ्लक्स, ओके। फोटोन फ्लक्स, सर इसका मतलब क्या होता है, इसको फाई से हम डिनोट करेंगे, 5ph आप लिख सकते हो, दैट इज द फ्लक्स फोटोन, ओके, या फ्लक्स ऑफ द फोटोन, सिमिलरली यू कैन राइट, ओके। सो दिस इज एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। लेट्स सी, हमारे पास एक बीम ऑफ लाइट है और बीम ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से कहीं किसी टॉर्च से निकाली जा रही है, आप ऐसे समझो, ठीक है। एक टॉर्च है और यहां से बीम ऑफ लाइट यहां से निकाली जा रही है, ठीक है, आप ऐसे समझेंगे। और ये बीम ऑफ लाइट जब आगे जा रही है ऑब्वियसली, तो इस तरीके से समझो कि अगर इसका कोई क्रॉस सेक्शन में यहां मान लूं तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने फोटॉन्स पास हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, पर सेकंड कितने पास हो रहे हैं, उसको उसका फ्लक्स बोला गया है। मतलब फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड डिवाइड बाय एरिया। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट करी थी, कोई टेंशन नहीं है। तो यार सर फ्लक्स को दूसरे तरीके से आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इंटेंसिटी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ द फोटोन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फोटोन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटेंसिटी इज द एनर्जी रेडिएटेड, वहां पे जो सोर्स है पॉइंट सोर्स, उसकी जो एनर्जी रेडिएट कर रही है पर यूनिट एरिया पर सेकंड के हिसाब से, वो उसकी इंटेंसिटी होगी, और डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ द फोटोन। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यार इस तरीके से भी याद रख सकते हो, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ फोटॉन्स की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी, तो यही आई थी। आप इसी की फॉर्म में इसको लिख सकते हो। तो 5 यू कैन राइट। आई की बात करो, ई की बात करो, तो अगर मैं आज तो लिखूं आई, यहां जाएगा ई, ये होता है एच सी बाई लैम्डा, ये ऊपर जाएगा तो आई लैम्डा बाय एच सी। इसकी फॉर्म में आप इसको क्लियरली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज योर फ्लक्स एक्चुअली। तो जब भी फोटोन फ्लक्स की बात करेगा तो डिपेंड करेगा क्या दे रखा है। अगर उसने नंबर ऑफ फोटोन्स डायरेक्ट दे दिए तो एरिया से डिवाइड कर देना, जो भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इससे डिवाइड कर देंगे आप। और यहाँ पे जो बनने वाला है आपके पास, अगर इंटेंसिटी दे रखी है और एनर्जी डायरेक्ट दे दी है, इसका यूज कर सकते हैं। अगर इंटेंसिटी दे रखी है, एनर्जी डायरेक्ट नहीं दी है, तो एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा दे रखा होगा तो उसका हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
मतलब इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो फोटोन फ्लक्स है वो होता क्या है। एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे और यूज किया जाता है दोस्तों, फोटोन डेंसिटी। बेसिकली फोटोन डेंसिटी रो से आप डिनोट कर सकते हो, और फोटोन डेंसिटी होता है फ्लक्स जो होता है फोटोन का पर यूनिट जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है उससे आप डिवाइड कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। यानी जो फ्लक्स आपका निकल के अगर आई के टर्म्स में लिखोगे आई लैम्डा ओवर आपको लिखना पड़ेगा एच सी ओवर इंटू सी और है यहाँ पे, तो ये बन जाएगी आपके पास, आप देख सकते हो आई लैम्डा ओवर एच सी स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कोई टेंशन नहीं है। दैट इज योर फोटोन डेंसिटी, मतलब जो उसका टोटल फ्लक्स होगा अगर उसको स्पीड ऑफ लाइट से हम डिवाइड कर दें तो बन जाती है आपकी फोटोन डेंसिटी। छोटे छोटे प्यारे प्यारे फॉर्मूले हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, आराम से आप इनको याद करके जाएंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना मेंस में, ठीक है। कूल। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें, इसके कंसेप्ट को याद रखें। इंटेंसिटी क्या है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय जो आपके फोटॉन्स अगर कहीं पे आप स्ट्राइक करा रहे हो पर्टिकुलर इंटेंसिटी, किस एरिया पे वो स्ट्राइक कर रही है, तो दो केस वहां पे बन जाते हैं। व्हाट इज दैट सर, वो कौन से केस होते हैं? वो केस होते हैं अगर लाइट जिस सरफेस पे इंसिडेंट की जा रही है, ईएम जो रेडिएशंस होती हैं, अगर वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले जाए तो क्या होगा, और उसको कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर दे तो क्या होगा, इस तरीके की सिचुएशन बनती है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड यू कैन सॉल्व, ओके। उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे हम मैटर वेव की बात कर रहे हैं, अगर मैटर वेव, तो जो पार्टिकल नेचर है जिसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, वो यहीं से कैलकुलेट की गई। तो इन साहब ने क्या माना कि जैसे हमारी जो पार्टिकल होता है, एक फिजिकल पार्टिकल की अगर आप बात करोगे तो फिजिकल पार्टिकल भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है, या अज्यूम किया गया जैसे आपकी ईएम रेडिएशंस होती हैं। तो बेसिकली अगर मैं फोटोन के मोमेंटम की बात करूंगा तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन हम एमसी लिखते थे, पर एक फिजिकल पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो m इंटू वी रहेगा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सिंपल लॉजिकली आप ऐसे समझ सकते हो। और आपको पता है कि फोटोन की जो एनर्जी होती है दोस्तों, फोटोन की एनर्जी होती थी एच सी बाय लैम्डा, ये होती थी उसकी एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो इस तरीके से अगर आप इनको रिलेट करके वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आप कर सकते हो। बस उसने अपने मोमेंटम का जो उसमें वेलोसिटी थी तो वो v मान लिया, एज ए पार्टिकल उसको मान लिया गया था। अगर मैं इन दोनों रिलेशंस का यहाँ पे यूज करूं तो ये फोटोन है, ये mc के इक्वल है, ये p है, मोमेंटम है उसका जनरली आप p लिख सकते हो, p इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ पे mc, और यहाँ पे आपने लिखा है इक्वल टू hc बाय लैम्डा। इस तरीके से आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यार p mc है, अब देखते हैं हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक रिलेशन हमने बनाना है जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ की फॉर्म में हमारे सामने आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते रहे हैं और हमें वो पता होना चाहिए। तो यार अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा, व्हाट इज दैट, mc स्क्वायर, और ये भी एनर्जी है तो इसको लिख सकते हो hc बाय लैम्डा इक्वल टू बनेगा mc स्क्वायर, ठीक है, ओके। एक सी से एक सी आपका कैंसिल हो गया, तो ये बन गया h बाय लैम्डा इक्वल टू बन गया mc, और ये आपको पता ही है ये p हो गया। फोटोन का जो मोमेंटम है ये बन गया है। तो बिल्कुल क्लियरली यहां से आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे जो मोमेंटम आ रहा है वो h बाय लैम्डा इक्वल टू p आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू आएगा h बाय p। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसी को माना गया था डी ब्रोगली वेवलेंथ, मैटर वेव आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड दिस इज योर lambda by h by p, that is the lambda, that is the de Broglie wavelength h by p। तो एक assumption उन्होंने माना था कि भाई जो पार्टिकल होता है फिजिकल वो भी ईएम वेव की तरह ही काम करता है, तो उसी के हिसाब से कैलकुलेशंस की गई। और जस्ट assumption you just remember, और इस फॉर्मूले से बड़े कमाल कमाल की रिलेशंस बनाए गए और उससे आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, आपने देखा होगा, ठीक है। सो ये आप याद रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर अ पार्टिकल दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और आपको पता है ये है क्या है। अब देखो इसके जो डिफरेंट डिफरेंट रूप है जो आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस करने के लिए। ये है मोमेंटम। अगर हम पार्टिकल की बात करें तो यहाँ आपको पता होगा जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की वो p स्क्वायर बाय 2m होती थी। तो p अगर यहां से निकालोगे अंडर रूट 2m k आएगा, तो भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ आल्सो कैन बी रिटन एज h अपॉन अंडर रूट 2m k। वो थ्री इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। कहां से आएंगे बताता हूं। अगर आप बात करो फॉर चार्ज्ड पार्टिकल की बात करो दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है अगर उन पार्टिकल को मैं एक्सेलरेट कराता हूं कोई पोटेंशियल अप्लाई करके, तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज qv, है ना।
Q into V. V is the applied potential. Applied potential. ध्यान रखेंगे. Q is the charge of that particle. And you can write here lambda. Lambda को दोस्तों आप यहाँ लिख सकते हो H over under root 2 mu Q V. बहुत ही धांसू इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला जिसपे मेंस में क्वेश्चन आने के पूरे चांस होंगे. इजी भी है, टेंशन नहीं है. क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ. ठीक है, तो यार अगर वो बात करता है, देखो यहाँ पे क्लियरली लैम्डा एच कांस्टेंट है. ठीक है, मास पार्टिकल के अकॉर्डिंग वेरी करेगा और हो सकता है चार्ज भी वो अलग अलग दे दे. ऑब्वियसली पार्टिकल है तो चार्ज चेंज हो जाएगा और अप्लाइड पोटेंशियल भी चेंज हो सकता है. तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ एम क्यू एंड वी के. इनमें से किसी को कांस्टेंट रखा है तो कांस्टेंट मानेगा, सबको वेरी कराना तो वही वेरी करा सकते हैं जो जो पार्टिकल होंगे उनके अकॉर्डिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लियरली यू कैन रिमेंबर इट. जनरली वो क्या करता है दोस्तों कि चार्ज को अगर वो कांस्टेंट करता है, इफ क्यू को अगर वो सबके लिए कांस्टेंट करे तो लैम्डा यहाँ पे पहले पार्टिकल के लिए दूसरे पार्टिकल के, यू कैन राइट अंडर रूट ऑफ दूसरे पार्टिकल का मास पहले पार्टिकल का मास इनटू पोटेंशियल अप्लाइड दूसरे पार्टिकल का ओवर दिस. इस फॉर्मूले का आप यूज रखें और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. अगर दोनों के मास सेम कर दिया तो वही रिलेशन यहाँ Q2 by Q1 आ जाएगा. या तीनों ही अलग अलग हुए तो आप तीनों को यूज कर लो यार, तो हमारा क्या जा रहा है. ठीक है, इस तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कंसेप्ट इसका. दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है यानी 4 इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो लैम्डा 4 इलेक्ट्रॉन निकल के आएगी 12.27 बाय अंडर रूट ऑफ वी. सारी वैल्यू पुट कर दो, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पुट करके आप इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ निकाल सकते हो. अगर वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, नो प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में. You have to remember this formula basically, okay? अगर वो बात करता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेट्स सी वो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे 0.286 ओवर अंडर रूट ऑफ वी. ये प्रोटॉन का फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो. मतलब वो डिपेंड करेगा. देखो यार, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है तो फिर मास वगैरह, चार्ज वगैरह ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. और अगर जो जनरली बात कर सकता है वो, अगर वो अल्फा पार्टिकल की बात करता है दोस्तों, अल्फा पार्टिकल की अगर वो बात करेगा तो 0.101 ओवर अंडर रूट वी. ये क्या होगा कि जल्दी से आप क्वेश्चन करके आ सकते हो. अल्फा पार्टिकल आपको पता ही है. ठीक है, प्रोटॉन का जो मास चार्ज होता है डबल होता है, तो आपको पता ही है. ठीक है, इस तरीके से आप बात करते हो. इन तीन पार्टिकल की आप बात जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज हैं, वो याद रखेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा. प्रोटॉन का याद रख सकते हो, एक बार रेडी करोगे तो हो जाएगा. अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन जनरल फॉर्मूला ये है ही आपके पास, कोई टेंशन नहीं है. दिस इज योर जनरल फॉर्मूला, यू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर. ओके, तो ये सारे कंसेप्ट हैं जो आपने मैटर वेव के बारे में याद रखने हैं. यहीं से डी ब्रोगली साहब ने अपनी ये एज्यूम करके अपनी वेवलेंथ का फॉर्मूला यहां से डिराइव किया था, दैट इज h by p. h is the Planck's constant, so here is the lambda which is inversely proportional to the momentum. clearly, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां से क्वेश्चंस आने के 100% चांस होते हैं आपके एग्जाम में. एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा प्रेशर वाला, और उस पर डिपेंडेंट एक दो क्वेश्चन हम कर लेंगे तो आपका आइडिया बहुत अच्छा हो जाएगा, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा. ओके गाइस, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उस पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं. मैंने बोला ना बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं. बस आपने अपना एक फर्ज निभाना है यार कि आपने क्वेश्चंस को बढ़िया से उसके जो कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करके चले जाना. मेंस के एग्जाम आप देने जा रहे हो, बहुत क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, बढ़िया स्कोर करके आ सकते हो, टेंशन नहीं है. एटलीस्ट अपना एनआईडी तो सिक्योर कर ही सकते हो, उसके बाद मेहनत करना एडवांस के लिए. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्लियरली बोला है दो पार्टिकल है यहाँ पे. मैंने जैसे ये टेबल बना दिया, यहाँ पे पार्टिकल ए है, उसका मास है चार्ज क्यू, और उसको अप्लाई किया गया एक्सीलरेट करने के लिए 50 वोल्ट चार्ज दिया, पोटेंशियल उसको दिया गया. तो उसमें जो वेवलेंथ उसने यूज किया दैट इज लैम्डा ए. उसकी लेट्स सी डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा ए. क्लियर बोला उसने. जो पार्टिकल बी है उसका मास 4m है और उस पे चार्ज q ही है, लेकिन उस पे जो पोटेंशियल अप्लाई किया वो 2500 वोल्ट है और उसमें वेवलेंथ है उसकी लैम्डा बी. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी? सो यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लैम्डा. मतलब ध्यान से समझो, दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, और मैंने आपको बताया था चार्ज पार्टिकल के लिए जो वेवलेंथ होती है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग h अपॉन अंडर रूट 2mqv. याद करो, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता. देखो चार्ज सेम है, ध्यान से देखो क्या सेम है. मैंने ये भी बोला था चार्ज सेम है, मास अलग अलग है. तो पहले पार्टिकल की लैम्डा को आप कैसे लिखोगे? ओवर दूसरे पार्टिकल की. तो ये मास और v पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो
पार्टिकल बी का मास ओवर पार्टिकल ए का मास, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाएगा और पार्टिकल बी पे अप्लाइड पोटेंशियल, पार्टिकल ए पे अप्लाइड पोटेंशियल, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज दैट सर? ये दे रखा है आपको 4m और पहले वाले का दे रखा है m, और दोस्तों ये दे रखा है आपको 2500 और पहले वाले का दे रखा है दिस। ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ 50 बचेगा। ठीक है, सो लैम्डा a ओवर लैम्डा b बहुत क्लियरली आप देख सकते हो, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 into 52 into 5 अंडर रूट में 2 बचेगा। सो दिस इज 10 into 1.414, 10 से मल्टीप्लाई करो 14.14, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर रेशियो। तो बहुत इजी है, बस आप डेटा समझो, फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज टोटली फॉर्मूला डिपेंडेंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो बढ़िया से क्वेश्चन करके आना, बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाना, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कर लेना, मजा आ जाएगा। ओके यार, तो बात कर लेते हैं रेडिएशन प्रेशर की, दैट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से उनको आपको सॉल्व करके आना, टेंशन नहीं है। तो जल्दी चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, तो यार लेट्स सी, मेरे पास एक टॉर्च है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टॉर्च का आप यूज कर सकते हो यहाँ पे कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए। लेट्स, ये टॉर्च है और यहां से जब इस टॉर्च की लाइट यहां से जाएगी ऑब्वियसली, तो कहीं ना कहीं सरफेस पे सामने टकराएगी इस तरीके से। ठीक है, तो अगर वो इस पे टकराएगी तो इतने एरिया में वो टकरा रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत क्लियरली सारे फोटॉन्स इस एरिया पे यहाँ पे टकराएंगे। अगर वो सारे फोटोन यहाँ कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिए जाएं, ठीक है, एब्जॉर्ब, अगर वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिए गए तो आप क्या करने वाले हैं, वो आपसे पूछेगा बताओ इन फोटॉन्स ने इस पर्टिकुलर एरिया पे, लेट्स सी इसका एरिया कितना है ए, कितना फोर्स अप्लाइड किया, कितना प्रेशर अप्लाई किया। तो आपको पता है जब ये फोटॉन्स यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो भाई न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग dp ओवर dt आप यूज कर सकते हो सिंपली, और उसका यूज करके आप अपना फंडा बना सकते हो। आपको पूरा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, कितने सपोज करो n नंबर ऑफ फोटॉन्स वहां पे है, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, अगर पूछेगा प्रेशर, तो प्रेशर पावर यानी एनर्जी कितनी यहाँ रेडिएट हो रही है पर सेकेंड, वो आप निकाल लेंगे और डिवाइड बाई ये जो पावर यहां से निकलने वाली है डिवाइड बाई c, ये बन जाएगा आपका फोर्स। और अगर फोर्स पता है तो प्रेशर दोस्तों आपको पता है, ये मैं प्रेशर ही लिखूंगा अदरवाइज आप पी में कंफ्यूज हो जाएंगे, दैट इज योर प्रेशर। तो प्रेशर को आप लिख सकते हो, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो भाई ये बन जाएगा आपके पास, फोर्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी P डिवाइड बाई A इंटू C। तो आप क्लियरली देख सकते हो प्रेशर को आप इस केस में बस ध्यान ये रखना है कि क्या उसने क्वेश्चन में बोला है कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन की बात की है कि नहीं किया। अगर एब्जॉर्ब किया कंप्लीटली तो आपका प्रेशर आ चुका है पावर जो है उसकी ओवर एरिया इंटू सी, ये बन गया आपका एक्सप्रेशन प्रेशर का। और आप देख सकते हो यहाँ से प्रेशर पर यूनिट एरिया जो होता है दोस्तों, सॉरी दिस इज पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी होती है, तो उसको I बाई C भी लिख सकते हैं, यानी प्रेशर को आप इंटेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, दैट इज I बाई C। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला केवल एंड केवल तभी यूज होगा जब वहां पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा होगा। ओके, लेकिन यार अगर वो बोले इसी केस में, ये तो हो गया केस नंबर 1 जब वो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, लेकिन अगर वो बोले इफ फोटॉन्स आर कंप्लीटली, अगर उसने बोला कंप्लीटली दे आर रिफ्लेक्टेड, अगर उसने बोला दे आर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, तो क्या होगा देखो, जब वो लाइट इस एरिया पे इंसिडेंट हो रही है तो अगर वो रिफ्लेक्ट होगी तो इंसिडेंट होने के बाद वो वापस आएगी तो जाते हुए मोमेंटम होगा Pi, आते हुए मोमेंटम होगा Pf, तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, तो चेंज इन मोमेंटम 2p हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम 2 टाइम्स हो जाएगा। इट मींस यहां पे जो फोर्स निकल के आएगा इसमें बस 2 टाइम्स हो, पावर आप यूज करेंगे डिवाइड बाय C, दिस इज योर फोर्स। सो प्रेशर आपका आ जाएगा, बस एरिया से आप डिवाइड करेंगे, तो जो प्रेशर आपके पास बनने वाला है, ये बस इतना याद रखें, आपको पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज 2p बाई AC, ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। इंटेंसिटी के टर्म्स में दोस्तों प्रेशर आपका बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे पावर डिवाइड बाई एरिया दैट इज इंटेंसिटी इनटू 2 बाई C। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूलाज पे, डायरेक्ट इंटेंसिटी डायरेक्ट होगी तो मैं पुट कर दे रहा, इंटेंसिटी की यूनिट आपको पता ही होनी चाहिए, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके, रिमेंबर अगेन इंटेंसिटी की जो यूनिट है दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो पावर है ये क्या है, जूल पर सेकंड, मींस दिस इज वॉट, तो इसको भी आप लिख सकते हो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर उसने मान ली इंटेंसिटी नहीं दे रखी है, एरिया दे रखा है, तो यहाँ पे आपको पावर गिवन होगी वॉट में, वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करके टेंशन नहीं है, कर लेंगे। सो दिस इज द कांसेप्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। जो इन पे आइडियन पे डिपेंडेंट हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो।
ये आप बहुत क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। बट अगर दोस्तों क्या होता है, कभी कभी ये भी आप याद रखें, अगर वो लाइट किसी पर्टिकुलर सरफेस पे टकरा रही है, एक बॉडी है, एक डेफिनेट शेप की बॉडी है, लेट्स सी एक स्फीयर है ना, जिसकी रेडियस है r, ये एक स्फीयर है ना। अगर वो किसी स्फीयर पे लाइट टकराती है, समझना, और आपसे पूछे बताओ यहाँ पे कितना फोर्स वो अप्लाई करेगी या कितना यहाँ पे प्रेशर वो क्रिएट कर सकती है, तो आपको पता है जब लाइट स्फीयर पे टकराएगी तो उसका जो एरिया लेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, और स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया हमेशा याद रखना पाई आर स्क्वायर होता है। स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया हमेशा पाई आर स्क्वायर होगा, मतलब वो एक सर्कल की तरह काम करेगा, डिस्क की, एक्चुअली डिस्क बन जाती है उसकी, तो उसकी तरह वो काम करेगा, ध्यान रखेगा आप। तो जो फोर्स आएगा उसका वो आएगा, जो प्रेशर बनेगा, मतलब उसमें पाई आर स्क्वायर, जो एरिया की रिक्वायरमेंट है आपको, वो एरिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, बस मेरा कहने का सीधा सीधा सा मतलब है। तो फोर्स में आप निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है, और इंटेंसिटी के टर्म्स में जो भी होगा। अब अगर वो बात कर लेता है कि यार कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो जब इस पे लाइट इंसिडेंट करेगी तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसका प्रोजेक्टेड एरिया सिलेंड्रिकल सरफेस का हमेशा एक रेक्टेंगल होता है, वो रेक्टेंगल आप यूज करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसका जो डाया है, ये डाया का काम करेगा 2r, और सिलेंडर की जो हाइट होगी वो h होगी, तो ये जो एरिया होगा इसका, ये हाइट उसकी h होगी, तो उसका एरिया प्रोजेक्टेड रहता है 2r into h। ये हमने पहले भी किसी टॉपिक में बात करी थी, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर। तो बस एरिया पे ध्यान रखना है, अगर इस तरीके की बॉडी जो वो यूज कर रहा है, तो अगर वो बोलते हैं कौन है और कौन इस तरीके से लेटा हुआ है और इधर से लाइट आ रही है, तो इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया वो यही होगा, ये पाई आर स्क्वायर लेना है इसका भी। कौन का प्रोजेक्टेड एरिया अगर इस तरीके से है तो पाई आर स्क्वायर लेंगे, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कौन इस तरीके से रखा गया दोस्तों, इस तरीके से रखा गया और फिर इधर से लाइट आ रही है, तो ये ट्रायंगल की तरह काम करेगा, फिर ये ट्रायंगल की तरह काम करेगा, मतलब इसको एक ट्रायंगल आप मान के चलेंगे, और वो आपको बताइए उसकी हाइट और उसका बेस दैट इज 2r, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया ट्रायंगल का होगा हाफ इंटू बेस इंटू उसकी हाइट। You just remember this, okay? तो ये छोटे से कंसेप्ट हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, नो प्रॉब्लम। एक एक क्वेश्चन मैं सबके करके दिखा देता हूँ, बढ़िया तरीके से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम देन, ओके। तो यार क्वेश्चन में बोला है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, मतलब सही है, वेवलेंथ दी है आपको 200 नैनोमीटर, ठीक है, आप भी पढ़ पा रहे होंगे, ओके। इज प्रोपेगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल सरफेस, द इंटेंसिटी ऑफ बीम इज 5 मिलीवॉट, यानी इंटेंसिटी ऑफ बीम मतलब पावर दे दी है, क्योंकि उसने बोला 5 मिलीवॉट, और ये वॉट है ना, वॉट है, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर नहीं है, तो ये पावर है, रिमेंबर, बस ये ध्यान देना है आपने। एंड इस क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है दोस्तों 1 मीटर mm स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये 1 mm स्क्वायर है, मतलब इसको लिखोगे 1 into 10⁻³ का स्क्वायर, दैट इज 10⁻⁶, ये एरिया है इसका मीटर क्यूब में, ठीक है, मीटर क्यूब में, ये कन्वर्ट कर लेना बॉस, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द रेडिएशन ऑन द मेटालिक सरफेस इफ द रेडिएशन इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हो दोस्तों आप, व्हेन द टोटली रिफ्लेक्टेड वाला जो केस है, जब उनको सबको रिफ्लेक्ट कर दिया गया है, तो प्रेशर जो होता था, फॉर्मूला याद करो 2I/c, दिस इज योर 2I/c, और चूंकि यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं है तो इसको आप लिख सकते हो पावर ओवर एरिया, यानी 2 इंटू ये आपको दे रखी है कितनी 5, और मिली का मतलब 10⁻³ और c क्या है भाई 3 इंटू 10⁸ इंटू एरिया 10⁻⁶, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 10 इसको कैंसिल करो तो कितना आ रहा है भाई, दिस इज 3 और यहाँ 5 है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 लिख लिया, 10⁻�3, ये आप चेक कर सकते हो, इंटू ये बचेगा 10⁻², इसको कैंसिल करो, 3.33, इसको ऊपर लेके जाओ, और दिस इज 2 प्लस का 2 एक्चुअली, तो ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁵। आई थिंक दिस इज योर फाइनल प्रेशर, ओके, दिस इज योर फाइनल प्रेशर, ये आप ध्यान रखिए दोस्तों, दिस इज योर आंसर, कंप्लीटली यू कैन सॉल्व very accurately, you can solve the problem। डायरेक्ट क्वेश्चंस आप फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अगर वो बोलता कि वो सारी रेडिएशंस कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर ली गई है, तो तू हटा दो यहाँ से यार, इसका जस्ट हाफ आंसर, इसका आंसर बन जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो गाइस दिस इज व्हाट कि यू कैन से कि यहाँ पे क्वेश्चंस आपने कैसे सॉल्व करने हैं, बढ़िया तरीके से आप कांसेप्ट को रिवाइज करके जाएं। एक क्वेश्चन आपका अगर आएगा फॉर्मूला बेस्ड होता है, डायरेक्ट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। सो भाई इस तरीके की ये छोटा सा एक वीडियो था हमारे पास, इसमें पढ़ने के बाद बढ़िया नॉलेज हमें मिल गई है कि किस किस तरह के कांसेप्ट आ सकते हैं और अपने एग्जाम में अप्लाई करके आएंगे, ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।